हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंट इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज और आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं अपने चैनल पे 10th क्लास की सीरीज़, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साइंस के सभी चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बात करते हैं भी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया है आपके रूटीन में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं या देखते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जब बर्न करती है 1-2 घंटे बाद हम देखते हैं कि उसकी जो वैक्स है वो टोटल ख़त्म हो जाती है। कहाँ जाती है वो? कभी आपने सोचा इसके बारे में? बात करते हैं रेस्पिरेशन की। हम सांस लेते हैं, जो गैस हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और जो गैस हम बाहर रिलीज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपने कभी सोचा है ये ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे चेंज हो जाती है? इसी तरह से जब भी हम खाना बनाते हैं तो उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। दूध से दही का बनना, पनीर का बनना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे रूटीन लाइफ में जिनमें हम ये चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बट उनमें केमिकल रिएक्शंस हमेशा चलती रहती हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। तो बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। तो इसके लिए हम एक बहुत अच्छी एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, करना क्या है, एक मैग्नीशियम का छोटा सा रिबन लेना, छोटा सा पीस लेना हमने 3 से 4 सेंटीमीटर का। उसको अच्छे से हमने सैंड पेपर से साफ करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको टोंग की हेल्प से हमने बर्नर के ऊपर हीट करना है। और आप देखोगे उस टाइम बाद मैग्नीशियम जो है आपकी टोंग में खत्म हो जाएगा और कुछ वाइट पाउडर जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। उसको आपने कलेक्ट करना है एक वॉच ग्लास में। ठीक है, अब वो क्या चीज़ है वो हमने देखना है। तो हुआ क्या कि जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? एयर में ऑक्सीजन बहुत सारी है। ठीक है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। ये हुई कब? जब हमने मैग्नीशियम को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब हम जिंक में एसिड मिक्स करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो करना क्या है, जब भी आप स्कूल जाओगे लैब में जाना है, वहां पे एक टेस्ट ट्यूब में या एक कोनिकल फ्लास्क में आपने कुछ मैग्नीशियम के ग्रैनुअल्स लेने हैं। उसमें धीरे धीरे आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने उसमें डालना है और कुछ देर उसको पड़ा रहने दीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो आप देखेंगे कि कुछ बबल्स उसमें से जो है जिंक ग्रैनुल के आसपास जो है कुछ बबल्स वहां से एस्केप हो रहे हैं और फ्लास्क का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो आप बाद में टेम्परेचर नोट करोगे तो वो थोड़ा सा ज्यादा आएगा। क्या हुआ इसमें? इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ। किस तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ, चलिए देखते हैं। तो जब भी जिंक को हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो क्या होता है, इसमें जिंक सल्फेट बनता है, प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, वो हाइड्रोजन गैस एज ए बबल हमारे पास वहां पे एस्केप होती है। क्लियर? तो ये तो थी एक नॉर्मल एग्जांपल्स जो हम केमिस्ट्री लैब में इजीली कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? तो जैसे कि हमने अभी रिएक्शन की है एक मैग्नीशियम की, अगर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम Mg लिखेंगे और ऑक्सीजन को हम O2 लिखेंगे और जो प्रोडक्ट हमारा बना दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको हम MgO की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की चीजें हैं, एक तो जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, ठीक है, और एक जो प्रोडक्ट साइड पे लिखी हुई है। जो चीज एरो के लेफ्ट साइड पे लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कह देते हैं, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स बोलेंगे। और जो चीज रिएक्ट करके बनती है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं और उन्हें हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ
रिएक्शन, भी किस डायरेक्शन में रिएक्शन जो है प्रोसीड कर रही है। तो ये एरो जो है राइट हैंड साइड पे जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम सिंपली एफ में रिप्रेजेंट करते हैं, या सिंपल हम फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं। अगर कोई रिएक्शन जो है रिवर्स जाती है तो उसे हम बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो ये तो है रिप्रेजेंटेशन भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है अगर उनको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ली है, अब बैलेंस से क्या हमारा मतलब है। तो हम चलते हैं कोई रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने वो रिएक्शन लिखी है कि जब जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर? अब हमने देखना है कि रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जो हमारे एटम्स हैं क्या वो सेम है, क्योंकि 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जो रिएक्टेंट्स वहां पे रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वहां पे जो भी एटम्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, तो दोनों साइड्स पे हमारे नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी यही कहता है कि रिएक्ट करने से पहले जो एटम्स का मास है और प्रोडक्ट बनने पे जो एटम्स का मास है दैट शुड बी इक्वल। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मींस मास इज ऑलवेज मेन कांस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे जिंक है, प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास जिंक है, और क्या है हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे सल्फ्यूरिक एसिड है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, और सिमिलरली प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर एंड हाइड्रोजन है। क्लियर? तो इनको बैलेंस करने का हमारा एक तरीका होता है कि हम एक टेबुलर फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, वहाँ पे सभी एलिमेंट्स जो हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं सभी को हमने यहाँ पे लिख देना है, और जो जो नंबर उनका रिएक्टेंट साइड पे है और जो जो नंबर उनका प्रोडक्ट साइड पे है उनको हमने यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जिंक जो है रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं हमारे पास, देयर इज ओनली 1 जिंक, और प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे हमारे पास अगेन 1 जिंक। नेक्स्ट हमारा एटम है हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने हाइड्रोजन हमारे पास, देयर आर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, और ऑन द प्रोडक्ट साइड अगेन दे आर 2। अब बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी सल्फर क्या है, 1 है। तो अगेन दोनों ये भी ऑलरेडी क्या है, सेम है। अब आ गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, देयर आर 4 ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं, 4 ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये रिएक्शन तो हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अगर हमारी कोई रिएक्शन बैलेंस ना हो तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करते हैं। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है Fe plus H2O and forming the Fe3O4 plus H2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, what is Fe? Fe is the symbol of iron and H2O is water। जब आयरन जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, ये Fe3O4, दैट मीन्स आयरन का ऑक्साइड बन रहा है, और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रिएक्टेंट साइड में हमारे पास आयरन जो है देयर इज ओनली 1 आयरन, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास देयर आर 3 आयरन्स, और हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में कितने हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, प्रोडक्ट में भी क्या है, 2 हाइड्रोजन्स हैं। ऑक्सीजन देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड, वेयर एज ऑन द प्रोडक्ट साइड वी हैव द 4 ऑक्सीजन्स। सो मींस ये रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस नहीं है। तो क्या करना है, हमें इनको हमने बैलेंस करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, जो जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे बॉक्सेस में लिख देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये एक हमारा कंप्लीट फॉर्मूला है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर ये फॉर्मूला चेंज हो गया मीन्स हमारा जो प्रोडक्ट है और वो मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमारे पास जो जो गिवन है उनको हमने ऐसे यहाँ पे सर्कल या फिर बॉक्स में लिख देना होता है। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में हमने ऐसा मॉलिक्यूल चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हों। वो रिएक्टेंट साइड पे भी हो सकता है, प्रोडक्ट साइड पे भी हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास यहाँ पे आयरन है जो कि एक ही एटम है, और वाटर में हमारे पास 3 एटम्स हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास आयरन ऑक्साइड में देयर आर 7 एटम्स एंड देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। मीन्स सबसे ज्यादा एटम्स वाला हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, दैट इज द आयरन ऑक्साइड। तो हम इसे चूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें भी हमने जो एटम सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है उसे सबसे पहले बैलेंस करना है हमने। तो कौन सा एटम जो है हमारे पास सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है हम सभी एटम्स को एक टेबल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, और यू कैन से लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स और राइट हैंड साइड। तो कौन कौन से एटम्स हैं पहले हम उन्हें लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एटम जो है
आयरन दैट इज Fe, उसके साथ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमने इनके नंबर लिखने हैं भी कौन कौन सा नंबर रिएक्टेंट में क्या है। अब आयरन जो है हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हमारे पास, देयर आर 3 आयरन्स। ओके, हाइड्रोजन देयर आर 2 हाइड्रोजन्स, इन द प्रोडक्ट साइड देयर आर 2 हाइड्रोजन्स। ऑक्सीजन देयर इज ओनली 1 ऑक्सीजन एंड देयर आर 4 ऑक्सीजन्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया था नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, वो मॉलिक्यूल चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स हो, और वो हमारा मॉलिक्यूल कौन सा है, आयरन ऑक्साइड। और उसमें भी हमने सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करना है जो जिसके एटम्स क्या हो, ज्यादा हो। अब हमारे पास आयरन ऑक्साइड में टोटल देयर आर 7 एटम्स एंड आउट ऑफ द 7 देयर आर 4 ऑक्सीजन्स। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमने फिर से एक टेबल बनाना है। ठीक है, तो उसमें हम लिखेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में कितने हैं और बैलेंस करने के बाद कितने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे लिखेंगे इन रिएक्टेंट्स और यहाँ पे लिखेंगे हम इन प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब हमने लिखना है भी इनिशियली हमारे पास कितने ऑक्सीजन हैं रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, और फिर बैलेंस करने के बाद हमारे पास कितने ऑक्सीजन होंगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे इनिशियल, इनिशियली हमारे पास कितने हैं। तो इनिशियल हम देख सकते हैं देयर इज 1 ऑक्सीजन, कहाँ पे है, वाटर में है। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं हमारे पास, देयर आर 4 ऑक्सीजन, कहाँ पे थे, Fe3O4 में। क्लियर। अब यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस करने के लिए, दैट इज टू बैलेंस। ठीक है, हमें क्या करना है, रिएक्टेंट साइड पे हमने 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑलरेडी 4 ही है। ठीक है, तब जाके हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन बैलेंस होंगे। और बैलेंस करने के बाद हम देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनती है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन क्या था हमारे पास, आयरन प्लस वाटर, इट इज गोइंग टू फॉर्म Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। तो जहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 के साथ, तो हमने पूरे वाटर मॉलिक्यूल को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसको हम जो है H2O4 नहीं लिख सकते, ठीक है, या फिर H2O इस तरह से 4 भी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इससे मॉलिक्यूल का जो है मतलब ही बदल जाएगा। ओके, तो हमने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब उसके बाद हम फिर चलेंगे नेक्स्ट एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो नेक्स्ट एलिमेंट हम हमारे पास कौन कौन से रह गए, एक तो आयरन रह गया, दूसरा हाइड्रोजन रह गया। अब इनमें से हम कोई भी एक एलिमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। हम पहले बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे आयरन को। तो नेक्स्ट बिल्कुल सेम उसी स्टेप से हमने क्या करना है, यहां पे लिखेंगे हम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे इन रिएक्टेंट्स, यहां पे इन प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब यहां पे लिखना हमने इनिशियली कितने हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट्स में, और यहां पे हम लिखेंगे बैलेंस करने के लिए हमें कितने चाहिए। ओके, तो चलिए बैलेंस करते हैं। अब इनिशियली रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, देयर आर 8 हाइड्रोजन्स। ठीक है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने पर हमें 4 से मल्टीप्लाई किया था, जिससे हमारे हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो गई। तो कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, 2 तो ऑलरेडी थे, 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 8 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर आर 8 हाइड्रोजन्स, कहाँ पे है, वाटर में है। और हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर इन द प्रोडक्ट, देयर आर ओनली 2 हाइड्रोजन्स एंड दैट आर इन द H2। क्लियर। अब हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, रिएक्टेंट पे तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो हम प्रोडक्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम 8 ही लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 2 × 4। क्लियर। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ पे हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से, उसी रिएक्शन में हमने हाइड्रोजन के साथ क्या है वही नंबर लिख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आयरन प्लस 4 वाटर मॉलिक्यूल्स गोइंग टू फॉर्म Fe3O4 प्लस 4 H2। ओके, अब नेक्स्ट रह गया हमारा आयरन। तो चलिए अब आयरन को बैलेंस करते हैं।
तो आयरन को बैलेंस करने के लिए भी बिल्कुल सेम, यहां पे लिखेंगे हम एटम्स ऑफ आयरन, यहां पे लिखेंगे हम इन रिएक्टेंट्स, यहां पे लिखेंगे इन प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हमने यहां पे लिखना है भी इनिशियली कितने आयरन्स हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो इनिशियली हम देख सकते हैं रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, देयर आर ओनली 1 आयरन दैट इज in Fe, and how many irons are there in the product? There are 3 irons in the Fe3O4. क्लियर। अब नेक्स्ट है बैलेंस करने के लिए हमें कितने आयरन चाहिए। टू बैलेंस हमने कहां पे बैलेंस करना है, रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 1 आयरन है, प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 3 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट में जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 into 3 and there is only 3। अब यही नंबर हम रिएक्शन में भी लिखेंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या बन जाएगी, 3Fe प्लस 4H2O गोइंग टू फॉर्म Fe3O4 प्लस 4H2। आफ्टर बैलेंसिंग ईच एटम वी हैव टू चेक अगेन दैट इज देयर एनी एटम विच इज अनबैलेंस्ड नाउ। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं देयर आर 3 आयरन इन द रिएक्टेंट साइड एंड 3 आयरन इन द प्रोडक्ट साइड, एंड हियर वी हैव द 4 ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट साइड, वी हैव द 4 ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड, एंड वी हैव द 8 हाइड्रोजन्स इन द रिएक्टेंट साइड एंड 8 हाइड्रोजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। दैट मीन्स हमारी रिएक्शन जो है बैलेंस हो चुकी है। इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन में सभी एटम्स को 1 by 1 बैलेंस करके कंप्लीट रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी टाइप की हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वो हमने देखनी है। तो हमारे पास हमारे सिलेबस में जो गिवन है दैट आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कौन कौन सी है वो, एक तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, सेकेंड इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड द लास्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन। अब इनको हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस मींस जब कोई एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है A, दूसरा एलिमेंट है B, और ये कंबाइन कर रहे हैं, कुछ एक नया एलिमेंट बना रहे हैं P। तो यहाँ पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, तो इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब एग्जांपल के तौर पे हमने एक बीकर लिया और बीकर में हमने कुछ वाटर की अमाउंट ली और उसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जिसका फॉर्मूला होता है CaO, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा, प्लस कुछ यहाँ पे हीट निकलेगी जो हम टच करके देख सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है। क्लियर। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ओके, मींस जब कुछ 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड या एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो कुछ नया कुछ बनाते हैं, नई कुछ फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो वाटर फॉर्मेशन होता है। क्लियर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं कि जब किसी एक कंपाउंड को हम हीट करते हैं या कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो टूट कर 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब आयरन सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है कि आयरन सल्फेट जो है डीकम्पोज कर जाता है। तो डीकम्पोज करके क्या बनता है, मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखने लगा हूँ। जब आयरन सल्फेट, जिसको हम FeSO4 लिखते हैं, उसको जब हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम दूर से
इनहेल करके, स्मेल करके पता कर सकते हैं कि ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। बहुत ही सफोकेटिंग सी स्मेल होती है इसकी, तो वहां से क्लियर हो जाता है कि ये सल्फर आया कहाँ से, ये आयरन सल्फेट से आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं जिसमें एक कंपाउंड टूट कर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या हो रहा है, आयरन सल्फेट जो टूट रहा है हीट करने पे, वो क्या बना रहा है, एक तो आयरन ऑक्साइड बना रहा है, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी के साथ ही हम एक रिएक्शन और करते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब में हमने लेड नाइट्रेट लिया, ठीक है, जिसे हम हीट कर रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो क्या रिएक्शन होती है उसमें, हम वो रिएक्शन लिखते हैं। जब भी लेड नाइट्रेट को, जिसका फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस, इसको जब हीट करते हैं तो हीट करने पे ये क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ये NO2 गैस जो है हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्राउन कलर की गैस होती है। जब भी लेड नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो वहां पे ब्राउन कलर की गैस निकलती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि वो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकल रही है। अब ये नाइट्रोजन आया कहाँ से, ये नाइट्रेट से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट जो है ये डिकम्पोज करके क्या बना रहा है, लेड ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है और ऑक्सीजन गैस बना रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसको समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज हमने दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने सेम अमाउंट क्या डाला है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है, जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, बहुत ही अच्छा ब्राइट ब्लू कलर होता है। और उन दोनों टेस्ट ट्यूब को हमने ए और बी नाम से रिप्रेजेंट कर दिया। टेस्ट ट्यूब ए को हमने ऐसा रख लिया कि आफ्टर रिएक्शन हमने कंपेयर करना है उसको। ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हमने दो आयरन की नेल्स को लटका दिया। ठीक है, आयरन मींस Fe को। ठीक है, आयरन की नेल्स को हमने उसमें लटका दिया कुछ देर के लिए। आफ्टर 20 मिनट्स जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो दो चीजें हमने वहां पे ध्यान से देखी। क्या देखा हमने, एक तो जो सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था वो उसका कलर जो है फेड हो गया, और जो आयरन की नेल्स जो पहले ग्रे कलर की थी, सिल्वरी ग्रे कलर की थी, वो अब ब्राउन कलर की हो चुकी है। तो ये क्या हुआ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब में दो आयरन नेल्स जो है थ्रेड के साथ लटकाई हुई हैं, जो कि कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में लटकी हुई है। ठीक है, और आफ्टर 20 मिनट्स यहाँ पे कंपैरिजन दिखाया है कि जो एक आयरन नेल है जो कि बिल्कुल न्यू है, और दूसरी जो हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच में से निकाली है, दोनों का कंपैरिजन हम देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमने सोल्यूशन से निकाली है वो ब्राउन कलर की हो गई, और जो न्यू वाली थी वो एज सच सिल्वरी ग्रे कलर की है। ठीक है, अब यहाँ पे मींस कुछ ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो वहां पे जो केमिकल रिएक्शन हुआ है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखते हैं कैसे हुआ। अब हुआ क्या कि जो आयरन था सॉलिड, ठीक है, जो नेल्स हमने डाली इसमें वो आयरन सॉलिड थी, तो जो सोल्यूशन था कॉपर सल्फेट, ठीक है, जब आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट में कुछ देर सस्पेंड करके रखा तो वहां पे क्या हुआ कि आयरन ने उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, और खुद उसकी जगह ले ली। तो वहां बना क्या, वहां पे आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर जो वहां पे सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब वो जो कॉपर सॉलिड फॉर्म में बना वो ब्राउन कलर का बनता है। वो जो ब्राउन कलर का कॉपर जो बना वो कहाँ गया, वो उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो गया। दैट इज वाई जो आयरन नेल पहले ग्रे कलर की थी वो अब क्या हो गई, ब्राउन कलर की हो गई। क्लियर। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप जिंक को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालोगे तो सेम ऐसी रिएक्शन होगी कि जो इसमें जिंक सल्फेट फॉर्मेशन हो जाएगा और वहां पे कॉपर सॉलिड जो है सेपरेट हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी हमारे पास रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से ही डिस्प्लेस कर देता है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। जनरली मैं यहाँ पे लिखूंगा कि A प्लस BC they are reacting and they are forming the AC plus B। मीन्स यहाँ पे एलिमेंट जो A है वो B को उस BC कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है और खुद उसकी जगह ले रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब नाम से ही पता लगता है डबल डिस्प्लेसमेंट मींस
यहाँ पे दो एलिमेंट्स दो डिफरेंट कंपाउंड्स में से एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। मींस अगर हमारे पास एक कंपाउंड है यहाँ पे AB और दूसरा कंपाउंड है CD, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, A जो है C को डिस्प्लेस करके D के साथ लग जाएगा, और C जो कह सकते हैं कि C जो है AB में से A को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, B के साथ कंबाइन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एक तो BC फॉर्मेशन हो जाएगा प्लस AD फॉर्मेशन हो जाएगा। मींस AB में से A ने C को डिस्प्लेस किया, ठीक है, और खुद इसकी जगह ले ली, और CD में से C ने A को डिस्प्लेस किया और खुद इसकी जगह ले ली। मींस यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल ली है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब जिसको मैंने नाम देता हूँ A टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब जिसको मैंने नाम दे दिया B टेस्ट ट्यूब, ठीक है। A टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया हुआ है, हमने एक्वस सोल्यूशन लिया किसका, सोडियम सल्फेट का, ठीक है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है। और टेस्ट ट्यूब B में हमने क्या लिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड, दैट इज दी BaCl2। जब हमने सोडियम सल्फेट को एक्वस सोल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में डाला, ठीक है, तो क्या हुआ कि सोडियम सल्फेट में से सोडियम ने बेरियम क्लोराइड के कंपाउंड में से बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। तो वहां पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, वो एक्वस बनेगा। प्लस जो बेरियम क्लोराइड में से बेरियम ने सोडियम सल्फेट में से सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली, तो वहां पे क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4। अभी पता कैसे चलेगा अभी ये केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब हैं, दोनों में ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, और जब हम टेस्ट ट्यूब A का सोल्यूशन टेस्ट ट्यूब B में डालेंगे, मीन सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में डालते हैं, तो वहां पे एक मैजिक होता है। क्या मैजिक होता है कि हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि जो नीचे टेस्ट ट्यूब B के नीचे जो हमारे पास जो एक व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। मीन्स जो ये रिएक्शन हुई वहां पे जो बेरियम सल्फेट बना वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, वो व्हाइट कलर का कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है और वो नीचे बैठना शुरू कर देता है, और जो नीचे बैठता है उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जो सोडियम क्लोराइड है ये पानी में सॉल्युबल होता है, तो वो पानी में एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या रहेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो इसी से हमें क्लियर होता है कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में एक रिएक्शन हुई है, ठीक है। और क्या बना है, सोडियम क्लोराइड बना और बेरियम सल्फेट बना। और बेरियम सल्फेट जैसे मैंने बताया कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सोडियम जो है बेरियम को रिप्लेस कर रहा है और बेरियम जो है वो सोडियम को रिप्लेस कर रहा है और उनकी जगह ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब इसको हम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक चाइना डिश में हमने कॉपर का पाउडर लिया। अब कॉपर का जो पाउडर है दैट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है। कॉपर मेटल है, उसको हमने पाउडर बना के चाइना डिश में रख दिया और नीचे हम बर्नर से उसको हीट करने लगे। हीट करते हैं तो कुछ देर बाद देखते हैं ये जो कंपाउंड बीच में पड़ा हुआ है, जो कॉपर बीच में पड़ा हुआ ब्राउन कलर का, ये ब्लैक हो जाता है। अब ब्लैक क्यों हुआ भाई, हमने इसको बर्न तो नहीं किया, फिर क्या हुआ, तो क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर का कंपाउंड यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ दैट इज नोन एज दी कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम CuO लिखते हैं। अब ये कैसे बना, अब जब कॉपर को हीट किया गया, ऑक्सीजन जो कि एयर में पड़ी हुई है वो उसके साथ रिएक्ट कर गई और वहां पे कॉपर ऑक्साइड बन गया जो कि ब्लैक कलर का था। इनिशियली ये ब्राउन कलर का एलिमेंट था और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे ये ब्लैक कलर का हो गया, कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। अब ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीजन की एडिशन होती है किसी भी एलिमेंट में, उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉपर पहले अकेला था, ठीक है, हीट करने पे ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गई और वो कॉपर ऑक्साइड बन गया। क्लियर। अब इसी रिएक्शन में अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड कर दें तो क्या होगा कि जब हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे और हीट करेंगे तो हमारे पास वापस ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा और वहां पे वाटर फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये क्या हुआ, अब हाइड्रोजन को ऐड करने से क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो कॉपर में से निकल गई, ठीक है। पहले कॉपर में ऐड हुई थी, अब कॉपर में से निकल गई, वो निकल के कहां गई, वो हाइड्रोजन में चली गई। अब यहाँ पे जब ऑक्सीजन जो निकली है, रिलीज हुई है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर।
अब यहाँ पे कैसे ऑक्सीडेशन हुई, कैसे रिडक्शन हुई हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉपर तो क्या हुआ, रिड्यूस हुआ ना, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकली है। दैट मीन्स ऑक्सीजन गई कहाँ, वो हाइड्रोजन के पास गई है, मीन्स हाइड्रोजन की ऑक्सीजन हो गई। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन में ऐड हुई है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हुई है। क्लियर? तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। अब ये क्या होता है? ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है जो हम रूटीन में देखते हैं बट सोचते नहीं उसके बारे में, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आयरन का कोई भी हमारे पास अगर कोई पीस है, चाहे वो आयरन की रोड है, चाहे वो आयरन की चेन है, ठीक है, जब हम नई लेके आते हैं मार्केट से तो वो ग्रे कलर की शाइनिंग होती है, ठीक है, बट कुछ टाइम बाद वो ब्राउन कलर की हो जाती है। अब इसमें क्या हुआ, जब आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर कंडीशन में रिएक्ट करता है तो वहां पे आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होती है कि आयरन is going to react with the oxygen in the presence of moisture and they are forming the Fe2O3। इसे हम रस्ट कहते हैं, that is the formula of rust and this reaction is known as the rusting of iron, ठीक है। प्लस साथ में कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ पे होते हैं, ठीक है, एक्स मॉलिक्यूल वाटर होते हैं। अब ये एक्स मॉलिक्यूल क्यों लिखे मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जो क्वांटिटी है ये वेरी होती रहती है। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ रहेंगे, अगर कम है तो कम रहेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि ये ऑक्सीजन है ये आयरन के बीच में ऐड हो रही है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर? अब अगर हमने रस्टिंग को बचाना है, आयरन पीस को बचाना है रस्टिंग से, तो क्या करेंगे हम आयरन के ऊपर कुछ ऑयल या कुछ पेंट जो है उसकी सरफेस को कवर कर देंगे। अगर उसकी सरफेस कवर हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो एयर में है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगी और रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो उससे हमारा जो आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेव रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट बात आती है रेंसिडिटी। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब मार्केट से आप कोई फ्रूट या फिर कोई वेजिटेबल्स लेके आते हैं वो फ्रेश होते हैं, अगर आप उनको यूज नहीं करोगे, कुछ दिन पड़े रहने दोगे, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में पड़े हुए हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। अब वो खराब क्यों हुए? अब मैंने जैसे पहले बताया कि एयर में ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उनकी सरफेस पे रिएक्ट करती है, उनको ऑक्सीडाइज कर देती है, तो ऑक्सीडेशन से क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। और फ्रूट्स वेजिटेबल का ऑक्सीडेशन होना उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। दीज आर द टू एग्जांपल्स, टू बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी लर्निंग।